हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर 1 कर रहे थे। पेपर 1 में हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये पार्ट नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इसका करवा दिया है। सारे के सारे PYQ विद एक्सप्लेनेशन है। जुलाई 2018 से जून 2012 के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम और 2025 तक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये कहाँ पे यूज़ होता है? नेट, सेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है। ठीक है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन, NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अदर टीचिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके कितने स्कोर होते हैं। अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ठीक है, और 100% देखना। मैंने टीचिंग के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, रिसर्च के भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, कम्युनिकेशन के भी और ICT के भी। 7 ईयर्स के पेपर हो चुके हैं 2018 से 2012 तक। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और 2025 के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बैकलॉग बिल्कुल मत करना, साथ ही साथ कवर करना। 20 क्वेश्चंस प्लस 1, 20 DI क्वेश्चन अपलोड किया है और 1 कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो जिसने भी नहीं देखा वो 1 बाय 1 करो, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखते हैं ये किससे बन गया है। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Pre-employment testing of teacher is quite fair because doctors, architects and engineers who are now employed had to face such testing. देखो, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी को एम्प्लॉय रख रहे हैं अपनी कंपनी में कहीं पे भी, ठीक है, स्कूल में, तो आपको उसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। ऐसे ही प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जैसे टीचर्स के साथ होता है, वैसे ही डॉक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के साथ होता है। तो ये सिमिलैरिटी के बेसिस में कौन सी रीजनिंग है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव, एनालॉजिकल, साइकोलॉजिकल की बायोलॉजिकल। राइट आंसर है एनालॉजिकल। ठीक है, सिमिलैरिटी या कंपैरिजन के बेस में हम एनालॉगी करते हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी के हम देख लेते हैं ऑप्शन। डिडक्टिव क्या होता है? रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक। ये सिमिलैरिटी कंपैरिजन पे बेस्ड नहीं है तो ये नहीं होगा। एनालॉगी तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड कंपैरिजन, तो एनालॉगी करेक्ट है। साइकोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर या माइंड, और बायोलॉजिकल रिलेटेड टू लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्रोसेस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Among the following proposition two are related in such a way that they can both be true although they cannot both be false. ठीक है, both be true, can true together। तो ये क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। ठीक है, सब कॉन्ट्रेरी बोले तो AEIO, नीचे वाला कांट बी ट्रू, कांट बी ट्रू। ये मैंने आपको बताया था कि कांट बी ट्रू होगा तो वो कॉन्ट्रेरी होगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होता है? सम, सम नॉट।
कैन बी ट्रू टुगेदर, सम नॉट। ऑप्शन नंबर ए डी, ए डी। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन 4। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। ये चार्ट है ना, कांट बी ट्रू नहीं पूछा मैं, कैन बी ट्रू टुगेदर, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर। तो ये है सब कॉन्ट्रेरी आई ओ, कैन बी बोथ ट्रू टुगेदर, कांट बी फॉल्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन में ये रहा। A cluster of proposition with a structure that exhibits some inference is called cluster of proposition। तो proposition हो गया, ठीक है, statement हो गया या premise हो गया, सब सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? P1, P2, premise 1, premise 2 और conclusion PPC। ठीक है, तो सारे के सारे इंडिविजुअली क्या है? स्टेटमेंट है। जैसे ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, beautiful, Rita is a girl, therefore Rita is beautiful। तो ये ऐसा है। ठीक है, ये इंडिविजुअली क्या है? स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम इसको ग्रुप करेंगे, क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन विथ अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी कहलाएगा। ठीक है, पीपीसी क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन यानी ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो राइट आंसर क्या है? आर्ग्यूमेंट। क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है कि प्रेमाइज से हमने कुछ विड्रॉ किया है, ड्रॉन किया है, जो कि कंक्लूजन है, वो इन्फ्रेंस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन किसी को एक्सप्लेन करना। वैलिड आर्ग्यूमेंट मतलब कि पीपीसी को जो फॉलो करे वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, और जो पीपीसी को फॉलो नहीं करे वो इनवैलिड हो जाएगा। ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलो कैसे कर रहा है? मतलब कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, रीता इज अ गर्ल, तो रीता भी क्या हो गई? ब्यूटीफुल हो गई। ठीक है, तो एक ही वेन डायग्राम में सब बन रहा है ना, ऐसा खिचड़ी पिचड़ी तो नहीं हो रहा। तो इसलिए वैलिड आर्ग्यूमेंट, पीपीसी को जो फॉलो करेगा वो वैलिड होगा। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 होता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्फरेंस क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ प्रेमाइज, नॉट द एंटायर क्लस्टर इटसेल्फ। प्रोसेस है ये इन्फ्रेंस। आर्ग्यूमेंट क्या है? क्लस्टर या सेट ऑफ प्रपोजिशन अरेंज सो दैट सपोर्ट और लीड टू अ कंक्लूजन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई व्हाई समथिंग इन द केस, नॉट दैट इट फॉलोज लॉजिकली। किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वो एक्सप्लेनेशन हो गया। वैलिडिटी एक प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट की, ना कि डेफिनेशन है क्लस्टर। प्रॉपर्टी है ना आर्ग्यूमेंट की कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन में ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। नो मैन इज परफेक्ट, नो मैन इज परफेक्ट। ठीक है, ये बन गया वेन डायग्राम। सम मैन आर नॉट परफेक्ट, कुछ मैन, सम मैन, MEN आर नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली क्या है? करेक्ट बन रही है, ट्रू हो रही है, लेकिन ये सफिशिएंट रीजन नहीं सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे मैन के बारे में बात कर रहे हैं, MEN, यहाँ पे MEN, सारे के सारे, बहुत सारे मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन में ये रहा।
A definition that has a meaning that is deliberately assigned to some symbol. जब हम जानबूझ के या ऐसे डेलिबरेटली असाइन कर रहे हैं किसी सिंबल को मीनिंग को, किसी सिंबल को नाम दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल, प्रिसाइजिंग, स्टिपुलेटिव या पर्सुएसिव। तो राइट आंसर क्या है? स्टिपुलेटिव। लेक्सिकल क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है। प्रिसाइज मतलब कि प्रिसाइज कर देना, अनक्लियर चीज को हटा देना। परसुएट करना मतलब कि इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनता है अपना? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। लेक्सिकल स्टेट्स द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग है जैसे चेयर मीन्स अ पीस ऑफ फर्नीचर फॉर सिटिंग। चेयर क्या है? एक फर्नीचर जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो हमने चेयर को क्या किस नाम से दे दिया कि ये फर्नीचर है। तो ठीक है, ये लेक्सिकल हो गया, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। प्रिसाइज क्या होता है? नैरो डाउन अ वैग्यू मीनिंग टू मेक इट मोर एग्जैक्ट। अनक्लियर चीज को हटा देते हैं, वैग्यू चीज को हटा देते हैं। अ यंग पर्सन मीन्स एनीवन अंडर 18 ईयर्स। तो यंग पर्सन तो है, लेकिन उसको और स्पेसिफिक प्रिसाइज कर दिया हमने कि वो 18 ईयर का होना चाहिए तभी यंग पर्सन कहलाएगा। Stipulative, assigning a new meaning to a word or phrase creates a definition. जब हम असाइन करते हैं न्यू मीनिंग किसी भी वर्ड को तो वो होगा स्टिपुलेटिव। जैसे लेट पी मीन्स ऑल पोस्ट ग्रेजुएट। वैसे मैथ्स का एग्जांपल लेट एक्स बी दी सो एंड सो। ठीक है, एक्स हम मैथ्स में लेते थे लेकिन अपनी लाइफ से एक्स को हम हटा देते हैं। परसुएसिव क्या होता है? इन्फ्लुएंस एटीट्यूड और ओपिनियन रेदर देन क्लैरिफाइंग मीनिंग। किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि अ पैट्रियट इज वन हु ब्लाइंडली सपोर्ट्स द नेशन। पैट्रियट वो है जो ब्लाइंडली सपोर्ट करता है नेशन को, वो होगा कि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो। तो ये सारे टर्म क्लियर होने चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन में ये रहा। If the proposition no men are honest is taken to be false, which one of the following proposition can be claimed to be true? तो जो मार्क है वही मेन चीज पूछी है। नो मैन आर ऑनेस्ट, ए ई आई ओ। नो मतलब ऑल, नो, सम नॉट। ठीक है, नो मैन आर ऑनेस्ट फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या होगा और ये क्या होगा? ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स डाउनवर्ड होता है क्या? नहीं, ट्रूथ डाउनवर्ड होता है। अगर इधर फॉल्स दिया तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ये डाउटफुल हो गया तो ये ऊपर वाला भी डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? ट्रू पूछा है। ट्रू क्या है? आई, सम वाला, सम वाला। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 2। देखो बहुत आसानी से हो गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन में ये रहा। If we want to seek new knowledge of facts about the world, we must rely on reason of the type. कौन सी टाइप की रीजन? अगर हमें न्यू नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो हम कौन सी रीजनिंग पे चाहिए? इंडक्टिव, डिडक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव की साइकोलॉजिकल? इंडक्टिव। न्यू नॉलेज के लिए हमको तो कुछ पता ही नहीं। डिडक्टिव में क्या होता है? थ्योरी से हम सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? एक स्पेसिफिक चीज पे पहुंचते हैं। तो थ्योरी तो ऑलरेडी नोन है ना, और न्यू नॉलेज के लिए अननोन चीज के लिए जैसे तो हम स्पेसिफिक से जनरल थ्योरी तक पहुंचते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न क्रैक करते हैं, सब बनाते हैं, फिर थ्योरी पे जाते, बड़े लेवल पे जाते हैं। तो ये क्या होती है? इंडक्टिव होती है। जब हमें चीजें पता नहीं होती, न्यूली रहती है, तो ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? हम मूव करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से टू जनरल। इट हेल्प्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज और फैक्ट्स
अबाउट द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। न्यू नॉलेज अगर होगा इंडक्टिव, याद रखना। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव ऑलरेडी नोन रहता है, नॉट न्यू फैक्ट। जनरल से हम स्पेसिफिक में जाते हैं, ऑलरेडी नोन थ्योरी है, उसमें से हमने कुछ स्पेसिफिक निकाल लिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि किसी चीज को प्रूव करना, लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे केमिस्ट्री लैब में आप कुछ कुछ करते रहते थे, डेमोन्स्ट्रेट करके देखते रहते थे, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर नहीं हो रहा है न्यू नॉलेज का। फिजियोलॉजिकल रिलेट्स किससे करता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। इनवैलिड कब होगा? जब प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये कहलाएगा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसका मैं एग्जांपल दूंगी, इससे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। इट्स प्रीमाइस कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, प्रीमाइस कंक्लूजन सारे के सारे फॉल्स हैं, तो ये नहीं होगा। इट्स प्रीमाइस आर ट्रू बट कंक्लूजन फॉल्स, प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो राइट आंसर अपना यहीं से जाएगा। इट्स प्रीमाइस आर फॉल्स, कंक्लूजन ट्रू, प्रीमाइस फॉल्स, कंक्लूजन ट्रू, तो ये तो अपोजिट हो गया, ये नहीं आएगा। इट्स प्रीमाइस और कंक्लूजन आर ऑल ट्रू, तो सारे के सारे ट्रू हैं, तो ये क्या बन जाएगा? वैलिड। और हमसे क्या पूछा है? इनवैलिड, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ, प्रीमाइस 1 ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, प्रीमाइस 1 हो गया, ठीक है। प्रीमाइस 2 पेंगुइन is a bird, therefore conclusion penguin can fly, ठीक है। अब देखो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। पेंगुइन फ्लाई नहीं करती, तो ये क्या बन जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखी पिक्चर लग रही होगी, फर्स्ट पार्ट में सेम क्वेश्चन आया है। इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर या हार्मनी ऑफ नेचर। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको फर्स्ट पहले बताया, जब हम ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ जाते हैं वो इंडक्टिव कहलाता है, स्पेसिफिक टू थ्योरी। और जब हम थ्योरी से नीचे आते हैं कंक्लूजन की तरफ, वो डिडक्टिव कहलाएगा। पहला बेसिक डिफरेंस यही है। ऑब्जर्वेशन होता है, फिर पैटर्न बनता है, ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फिर थ्योरी, पैटर्न को क्रैक करते हैं। जैसे आइंस्टाइन बैठे हैं, 1 2 3 4 सब गिर ही रहे हैं, तो इन्होंने देखा लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो ये क्या बना रहा है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ऑप्शन 3। बाकी के ऑप्शन क्या है? इंटीग्रिटी, इंटीग्रेट मतलब क्या? कंप्लीट होना, यूनाइट, यूनिटी मतलब यूनाइट करना, एक वननेस होना, हार्मनी ऑफ नेचर बैलेंस करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि पैटर्न में यूनिफॉर्म होना। तो राइट आंसर क्या बनता है? अपना ऑप्शन 3 करेक्ट होता है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इंटीग्रिटी मतलब होलनेस या कंप्लीटनेस, यूनिटी ऑफ नेचर मतलब वननेस या कनेक्टेडनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर मतलब द सेम कॉज प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट अंडर सिमिलर कंडीशन, तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत बार पूछा है, यहीं से दो बार पूछ लिया है। हार्मोनी ऑफ नेचर रिफर्स टू बैलेंस इन नेचर, नॉट लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो राइट आंसर क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इंडक्टिव रीजनिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Among the following statement two are contradictory to each other. Select the correct code. बहुत आसान है। Contradictory. A E I O. All, no, some not. Select the correct code. अब contradictory क्या है? All और some not है। I और E है। Some और no है। ठीक है। All और some not है। ऑप्शन ए सी। और दूसरा क्या है? सम और नो, सम और नो, बी डी। बी के साथ सी है तो ये नहीं आएगा, बी के साथ ए है तो ये नहीं आएगा। तो यहीं से अपना ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन 3। ठीक है। ऑल सम नॉट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ऑप्शन 3 करेक्ट होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है सभी को। ऑप्शन सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन में ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स गिवन बिलो कंटेन ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। आर्ग्यूमेंट अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके लिए। P1 P2 कंक्लूजन। जैसे मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया था, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। यही वाला ले लेते हैं अभी के लिए। रीता इज अ गर्ल, therefore रीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है। इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं अपन। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। रीता कौन है? गर्ल है, तो रीता भी ब्यूटीफुल है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वेन डायग्राम कैन इनहेंस अवर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। रीता एक गर्ल है और ब्यूटीफुल भी है, ये भी करेक्ट है। वेन डायग्राम में बी वैलिड और इनवैलिड। नहीं, आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड होते हैं, ना कि वेन डायग्राम। आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड होते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। अच्छे से हमें क्लियरली समझ में आता है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन सी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, कैंसिल से हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कि हम लॉजिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे कैन मेक रीजनिंग क्लियरर एंड इजियर टू ग्रास्प। ये इम्पोर्टेंट है। Venn diagram themselves are neither valid nor invalid argument हो सकते हैं। और ये वाला क्या है? लास्ट वाला, it provides a simple visual method of notation for logical reasoning। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि फॉल्स है। ठीक है जी। आई होप सभी को ये क्लियर है। ए बी डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन में ये रहा। When the purpose of definition is to explain the use or to eliminate ambiguity। अगर हमको एलिमिनेट करना है एम्बिग्यूटी, अनक्लियर चीज को अलग करना है, तो वो क्या होगा? स्टिपुलेटिव होगा? नहीं, ये तो न्यू मीनिंग देते हैं हम। ठीक है। थ्योरिटिकल में थ्योरी कॉन्सेप्चुअल होता है। लेक्सिकल मतलब कि डिक्शनरी मीनिंग होता है। ठीक है। प्रिसाइज मतलब कि अनक्लियर चीज को हटाने देना, एम्बिग्यूटी को हटा देना, तो वो क्या होगा? प्रिसाइजिंग। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन, असाइनिंग अ मीनिंग टू अ टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे लेट बी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है।
थ्योरेटिकल एक्सप्लेन अ फिनोमेना बाय प्लेसिंग अ साइंटिफिक या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना साइंटिफिक फ्रेमवर्क देके, जैसे वाटर को हम H2O बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में। H2O जहाँ पे भी रहेगा आप समझ जाएंगे कि वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेक्सिकल एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज कॉमनली यूज्ड, क्लैरिफाई मीनिंग और रिमूव्स एम्बिग्यूटी, जैसे कि चेयर मीन्स अ पीस ऑफ फर्नीचर फॉर सिटिंग, ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अपना राइट आंसर क्या है? प्रिसाइजिंग, रिमूविंग एम्बिग्यूटी और मेक्स मीनिंग मोर एग्जैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। यंग पर्सन मीन्स एनीवन अंडर 18 ईयर्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन में ये रहा। A man ought no more to value himself for being wiser than a woman if he owes his advantage to a better education. Then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दी है, दोनों को क्या किया है? सिमिलैरिटी के बेस में कंपेयर किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल, एनालॉजिकल की फैक्चुअल। राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। इसको यहाँ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला क्या बोला है? बोस्ट अबाउट विजडम गेन फ्रॉम अ बेटर एजुकेशन, एन एडवांटेज द मैन हैड ओवर द वुमेन, कि आप अपनी एजुकेशन बेटर कर लो तो आप वुमेन से भी आगे हो। कौन? मैन। वहीं पे दूसरी क्या बोले? बोस्टिंग अबाउट करेज फॉर बीटिंग अ मैन व्हेन हिज हैंड वर टाइड। तो ये तो अनफेयर फाइट हो जाएगी। जब मतलब आदमी लोग के हाथ बंधे हैं तब वो उनसे बोल रहे हैं कि आपके पास क्या करेज है कि आप किसी को बीट करो, किसी दूसरे इंसान को? नहीं। तो राइट आंसर क्या है? द आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द just as the second scenario is clearly an unfair and unworthy basis for boasting, so too is the first. ऐसा तो नहीं है, मतलब इसमें फर्स्ट वाले में भी यही है कि मैन और वुमेन इक्वल हैं, और इसमें क्या बताया कि वो मैन आगे हो सकते हैं विजडम के थ्रू, एजुकेशन अगर उन्होंने अच्छी कर ली। तो ये दोनों कंपैरिजन between two similar cases to support a conclusion is defining a characteristics of argument from analogy. एनालॉगी के बेसिस में दोनों को सिमिलैरिटी के बेसिस में करा है। ठीक है जी, राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। बाकी के क्या है? डिडक्टिव वन वर्ड, सर्टेन या नेसेसरी कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट थ्योरेटिकल या सपोज्ड रहता है। एनालॉजिकल तो मैंने बता दिया कंपैरेटिव इन्फ्रेंशियल। फैक्चुअल क्या होगा? ट्रू या रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 आपकी स्क्रीन में ये रहा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन द प्रपोजिशन वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ इज कॉन्ट्राडिक्टेड। हार्डली क्या होगा? कौन सा केस होगा? नो कि सम नॉट? तो हार्डली होता है सम नॉट। ठीक है, AEIO all, no, some not। अगर सम नॉट क्या है? अब सम नॉट का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? सीधा सीधा आंसर बनता है ऑप्शन ऑल, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑल वाइज मैन अफ्रेड ऑफ डेथ करेक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है, ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी ए है। ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। राइट आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। When in a group of proposition, one proposition is claimed to follow from the other, the group of proposition is called। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये तो अब भी रिपीट ही हुआ है।
ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को आर्ग्यूमेंट कहेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर यानी कि पीपीसी को वो फॉलो करता है तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। पीपीसी को अगर वो फॉलो नहीं करता है वो तो वो इनवैलिड कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या बनता है ऑप्शन ए। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी इज अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। रियल लाइफ में ट्रूथ है कि नहीं है। अब मैंने आपको दिया था ऑल गर्ल आर ब्यूटिफुल, तो रियल लाइफ में तो ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, कुछ विलन भी होती हैं, अंदर से देखो या बाहर से देखो, ठीक है, इनर ब्यूटी और या आउटर ब्यूटी। तो रियल लाइफ में तो ट्रुथ नहीं हो सकती ना। तो वैलिडिटी इज अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नॉट द एक्चुअल ट्रुथ। ये याद रखने का पॉइंट है और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम वैलिड या इनवैलिड देखते हैं, लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम स्ट्रॉन्ग या वीक देखते हैं। काम एक ही है, बस नाम चेंज है। फिर वैलिड साउंड होता है या अनसाउंड होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग होने के बाद कोजेंट होता है या अनकोजेंट होता है। तो ये तो इसका क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। नमिता एंड समिता आर ब्रिलियंट एंड स्टूडियस। साथ ही में लिखेंगे नमिता समिता, ब्रिलियंट स्टूडियस, ब्रिलियंट स्टूडियस। अनीता एंड कविता आर ओबीडियंट इरेगुलर। अनीता कविता ओबीडियंट इरेगुलर। बबीता नमिता, बबीता और नमिता इरेगुलर ब्रिलियंट। तो ये ब्रिलियंट तो है, इरेगुलर भी है। समिता एंड कविता रेगुलर एंड ओबीडियंट। समिता और कविता रेगुलर, ओबीडियंट, रेगुलर और ये ओबीडियंट तो है ही, ठीक है। क्या पूछा, हु अमंग देम इज आर ब्रिलियंट ओबीडियंट रेगुलर स्टूडियस। ब्रिलियंट ओबीडियंट रेगुलर स्टूडियस, तो एस फॉर समिता अलोन। ऑप्शन ए करेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है, बहुत बहुत इजी, ए करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन में ये रहा। If two propositions having the same subject and predicate terms can both be true but cannot both be false, the relation between the two proposition क्या है? Can both be true, can both true, ठीक है, but can't be false और ये can't true, ये ऊपर वाला आ जाएगा। AEIO all, no, some नॉट, ठीक है। तो ये कांट बी ट्रू मैंने बताया बहुत बार। कांट बी ट्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता देती हूँ और क्लियर। अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते, इसका मतलब होता है कांट बी ट्रू, ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है, ये दोनों एक्सट्रीम है, ऑल, नो, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं ना, दोनों अपोजिट है, तो एक साथ ये ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है जी। लेकिन सम नॉट, ये सम दिख रहा है आपको, तो इससे याद रहेगा कि बोथ बी ट्रू, एक साथ ट्रू हो सकते हैं, मतलब कि एक ट्रू है तो अगर ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मतलब ये डाउटफुल है, ठीक है जी। तो सम नॉट वाला केस जो नीचे वाला होगा, ये क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी, और ऊपर वाला क्या होता है, कॉन्ट्रेरी। राइट आंसर हमसे क्या पूछा है,
आंसर अपना तो यहीं से आ गया ऑप्शन सी। ठीक है जी, कैन बोथ बी ट्रू, कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पे। ये सब कॉन्ट्रेरी हो गया, कैन बोथ बी ट्रू टुगेदर बट कांट बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इफ अ लार्ज डायमंड इज कट अप इनटू लिटिल बिट्स it will lose its value just as an army is divided up into small unit of soldier. It loses its strength. The argument put above may be called as। ठीक है, एक लार्ज डायमंड है, हीरा है, अगर उसको हम तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो वो अपनी वैल्यू कम कर देगा, लूज कर देगा। वैसे ही आर्मी में बहुत सारे सोल्जर हैं, वो एक के बाद उनकी डेथ होती जा रही है, तो आर्मी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा। ये दोनों सिमिलर हैं, किस बेसिस में? राइट आंसर क्या है? एनालॉगी। वेरी गुड, जो आंसर दे रहे हैं वेरी करेक्ट। बाकी क्या है? डिडक्टिव, स्टैटिस्टिकल, कैजुअल। कॉज एंड इफेक्ट होता है, स्टैटिस्टिकल नंबर्स में करता है, डिडक्टिव रीजनिंग थ्योरी से हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स में जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। इसका ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, ये देख रहे हो वैल्यू लूज कर रहा है, और ये वाला सीन याद है, तो ये कहते हैं आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बचे ही कोई नहीं है तो स्ट्रेंथ तो लूज हो गई। बहुत कॉमेडी वाला सीन था ये। तो ये मैंने आपको बता दी है एनालॉगी, डिडक्टिव, स्टैटिस्टिकल, कॉजुअल रिलेशन रीजनिंग, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, select the code which express a characteristics which is not of inductive and correct। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना जो कि इंडक्टिव नहीं है, मतलब कि क्या है, डिडक्टिव पूछा है। द कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइस, कि भाई हम तो क्लेम करते हैं ना कि वो प्रेमाइस से ही कंक्लूजन आया है, तो ये तो दोनों में हो सकता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव में। ठीक है, बोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट की जो बात करता है, तो ये भी दोनों का हो सकता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का। द कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रेमाइस, जब प्रेमाइस से ही उसको फॉलो करना है तो वो क्या कहलाएगा? डिडक्टिव, और कहीं से नहीं, उसको प्रेमाइस से ही फॉलो करना पड़ेगा कंक्लूजन को। राइट आंसर ऑप्शन सी बनता अपना। द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये लाइन रिपीट करी है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर क्या है? इंडक्टिव। ठीक है, कंक्लूजन अगर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस है तो वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्स्ट, क्लेम टू फॉलो, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, चाहे वो इंडक्टिव हो डिडक्टिव हो। कंक्लूजन बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशन, inductive reasoning often relies on observed fact या causal relation to draw conclusion while not defining inductive argument। this is common feature है ये भी। ठीक है जी, conclusion conclusively follow from its premise, तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां पे प्रेमाइस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और लास्ट क्या है? कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है, जहाँ पे हमें इम्पेरिकल एविडेंस, जहाँ एक्सपेरिमेंट की बात आई तो वहां पे इम्पेरिकल वर्ड कीवर्ड है। ठीक है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा जिससे आप सपोर्ट कर सकें अपने क्लेम, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है।
इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, और जहाँ पे कंक्लूजन डज नॉट नेसेसरी कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइज, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, बट रेदर इट इज सपोर्टेड बाय देम। तो प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट है? इंडक्टिव का। और जहाँ पे हम ये कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइज, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये डिडक्टिव हो जाएगा। हमें नॉट इंडक्टिव पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन में ये रहा। गिवन बिलो आर 2 प्रेमाइसेस एंड 4 कंक्लूजन, ठीक है, 2 प्रेमाइसेस है। प्रेमाइस ऑल डॉग्स आर मैमल, नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग। कंक्लूजन क्या है? नो कैट्स आर मैमल। तो यहाँ पे कैट्स के साथ डॉग है, ये नहीं होगा। सम कैट्स आर मैमल, कैट्स के साथ डॉग है, ये नहीं होगा, ठीक है, होल्ड पे हैं ये दोनों। नो डॉग्स आर कैट, नो कैट्स आर डॉग का नो डॉग्स आर कैट रिवर्स क्या हो सकता है? नो के केस में फॉलो हो सकता है, ठीक है जी। थर्ड होगा नो डॉग्स आर नॉन मैमल, नो से नॉन हटा दो तो क्या बन जाएगा? ऑल डॉग्स आर मैमल। ये तो अपन को ऑप्शन में ही दिया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। थर्ड और फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। If two propositions having the same subject and predicate terms are such that one is denial of the other, the relationship between them is called क्या? डिनाइल ऑफ अदर का मतलब एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। अगर इस तरफ ट्रू है तो ये वाला फॉल्स है, और इस तरफ वाला फॉल्स है तो ये वाला ट्रू है। ये केस कहाँ पे होता है? ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है जी। डिनाइल ऑफ द अदर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ये ए ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, डिनाइल ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप, ट्रू फॉल्स कॉन्ट्राडिक्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, सब नोट कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन 43 आपकी स्क्रीन में ये रहा। When the conclusion of an argument follows from its premise conclusively, the argument is called, अभी कितना बताया, तो conclusively जब फॉलो करा, अगर premise ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना मस्ट है, कंपलसरी है, तो ये होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर क्या होता है? पहले अंडा आए कि मुर्गी आई, तो ये नहीं होगा। इंडक्टिव भी नहीं होगा, कंक्लूसिव नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात करता है ये, ठीक है। एनालॉगी सिमिलैरिटी की बात करता है, सेम, ऑप्शन सी करेक्ट होता है यहाँ पे। ये है क्वेश्चन नंबर 44 जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। इसका सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्लास में करवाया है, अभी के अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अपने स्कोर शेयर करना कि 21 में से आपको कितने स्कोर आ रहे हैं, मुझे पता लगेगा कि कौन कौन क्लास को रेगुलरली देख रहा है, कमेंट में जो अपने स्कोर रोज लिख रहे हैं, ठीक है जी। लाइक करना, कमेंट में स्कोर प्लस होमवर्क क्वेश्चन लिखना मत भूलना, और साथ में लिखना आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है।
और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको और भी क्या चाहिए, ठीक है? शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन एंड वंस अगेन थैंक यू।